प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या होता है तो देखते हैं। व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी भी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके विभिन्न बिंदुओं पर उनकी परिणामी तरंग का जो आयाम होता है उन दोनों तरंगों के आयाम के योग से भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। अब आप देखो समझिएगा, व्यतिकरण होता है दो प्रकार का। एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो देखिएगा, पहले समझिएगा, जो हमारे पास जो तरंग चलती है ना, तरंग की कंडीशन हमारे पास इस तरीके से तरंग चल रही होती है। प्रकाश अनप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। इसमें जो ऊपर की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है ये आपका कहलाता है स्रंग, और नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है ये आपका कहलाता है गर्त। तो ऊपर की तरफ अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? स्रंग कहलाता है, और नीचे की तरफ का जो अधिकतम विस्थापन है वो क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। अब आप इसमें समझिएगा, अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण में होता क्या? जब दो तरंगें आपस में मिल जाती हैं। तो देखिएगा, इसमें एक तरंग है वो यूं चल रही है, कैसा, और एक दूसरी तरंग है वो यहां से चल रही होती है करके। समान आवृत्ति की तरंगें, अगर इसका हम यहाँ पे आयाम देखें तो इस तरंग का आयाम मैं मान लेता हूं, इसका आयाम हमारे पास कितना है? y1 है। और इस वाली तरंग का आयाम हमारे पास कितना है? मान लेता हूं इसका तरंग आयाम हमारे पास कितना है? y2 है। तो अब इसमें जो परिणामी तरंग आएगी, अब परिणामी तरंग देखिएगा, परिणामी तरंग का जो आयाम क्या होगा? y1 भी ऊपर की तरफ है, y2 भी ऊपर की तरफ है, तो परिणामी तरंग का जो आयाम हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो उसका आयाम अधिक होगा, तो मैं मान लेता हूं कि परिणामी तरंग की कंडीशन ये रहेगी हमारे पास, यूं करके। तो ये हमारे पास कौन सी तरंग रही? ये हमारे पास परिणामी तरंग रही। तो इसमें क्या रहा हमारे पास? परिणामी तरंग का आयाम हमारे पास क्या रहा? ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारे पास y निकल के आ गया। एक तो कंडीशन ये रही हमारे पास, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? तो ऐसी कंडीशन में जब परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यतिकरण आपका होता है वो होता है संपोषी व्यतिकरण। कैसा होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। तो सीधी सी बात है, संपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों तरंगों की स्रंग से मिलेंगे और गर्त गर्त से मिलेंगे, उस समय जो परिणामी तरंग का आयाम कैसा होगा? अधिकतम होगा। और जब परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा हमारे पास? वहां हमारे पास होगा संपोषी व्यतिकरण। अब हम देखते हैं दूसरा। एक तरंग हमारे पास यूं जा रही है ऐसी, और जो दूसरी तरंग है वो आई है हमारे पास यूं करके। जो इसका आयाम है वो y1 है और इसका आयाम कितना है? y2 है। तो परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा? y1 ऊपर की तरफ है, कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और y2 किस तरफ है? नीचे की तरफ है, कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि परिणामी तरंग की कंडीशन क्या रहेगी, तो परिणामी तरंग की कंडीशन हमारे पास ये रहेगी करके। जब आयाम हमारे पास न्यूनतम हो जाता है उस समय हमारे पास कौन सा व्यतिकरण होता है? उस समय हमारे पास होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। तो आप समझ गए होंगे, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है उस समय हमारे पास व्यतिकरण कौन सा होता है? जब
परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा तो वहां पे हमारे पास समपोषी व्यतिकरण होगा, और जहां पे परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होगा वहां हमारे पास कौन सा व्यतिकरण होगा, वहां हमारे पास होगा विनाशी व्यतिकरण। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब एक इसमें शब्द आता है कला संबद्ध स्रोत। ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान हो तथा इनके बीच का जो कलांतर है वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए, क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। मतलब किन्हीं दो स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान हो, उसकी तरंगदैर्घ्य समान हो, और उनके बीच का जो कलांतर है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तो क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब देखते हैं व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना दो तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति समान है तथा आयाम कितने हमारे पास है, A1 और A2 हैं, और इनके बीच का जो कलांतर है वो कितना हमारे पास है, फाई है। तो लिखते हैं इसको, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनके आयाम A1 बाई A2 तथा कलांतर फाई है। ठीक है, तो पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण हुआ वो कितना हो जाएगा बेटा, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, फर्स्ट रहेगा पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है। अब हम देखते हैं दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण। अब इसमें कलांतर कितना है, फाई है, तो हमने मान लिया y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना हो गया हमारे पास, फाई। पहली तरंग का विस्थापन समीकरण हमारे पास y1, दूसरे में कितना हमारे पास y2। अगर हम परिणामी देखें, परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू कितनी है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। इसमें हम फॉर्मूला बोल देंगे साइन A प्लस बी का। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ये होता है। देखिएगा साइन A प्लस बी क्या होता है हमारे पास, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, साइन A प्लस बी का। तो इसमें A के स्थान पे कितना रहेगा हमारे पास, ओमेगा टी रहेगा, और B के स्थान पे कितना रहेगा, फाई रहेगा। तो साइन A साइन ओमेगा टी कॉस B कॉस फाई प्लस कॉस A साइन V। तो ये रहा हमारे पास। तो ये निकल के आ गया हमारे पास A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई।
अब हम इसमें क्या करते हैं, A2 को अंदर भेज देते हैं, तो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब देखते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा इधर देखिएगा, इसमें से A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई में से क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो हम इसको यूं लिख देते हैं, y इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉमन है। अगर साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई, और कॉमन क्या है बेटा हमारे पास, साइन ओमेगा टी और प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाई को आर कॉस थीटा मान लेते हैं, हम यहां लिखते हैं लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर क्या मान लिया हमने इसको, आर कॉस थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, A2 साइन फाई को आर साइन थीटा मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं थर्ड, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फोर्थ। यहां से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू आर कॉस थीटा इसमें रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं, आर साइन थीटा रख देते हैं, तो क्या बचता है बेटा हमारे पास, y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई क्या है, आर कॉस थीटा के इक्वल है, आर कॉस थीटा ओमेगा टी, आर कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी, और A2 साइन फाई आर साइन थीटा है कॉस ओमेगा टी। क्या कॉमन है इसमें से, आर कॉमन है, तो y इज इक्वल टू हमने आर कॉमन ले लिया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस क्या रहा हमारे पास, थीटा रहा। तो ये समीकरण रहा हमारे पास परिणामी विस्थापन का, किसका रहा, तो ये रहा परिणामी विस्थापन का समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे आयाम के लिए, किसके लिए निकालेंगे, आयाम के लिए। आयाम के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्ग कर देंगे, और वर्ग करके क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिएगा बेटा इधर, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर,
अब देखिएगा समीकरण 3 हमारे पास कौन सा है। समीकरण 3 है a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा। a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस समीकरण 4 हमारे पास कौन सा है, a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा। तो a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, a2 ये किसके बराबर था, r cos थीटा के इक्वल था। तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा आप इधर से, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab। 2 a के स्थान पे a1 और v के स्थान पे a2 cos फाई प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर। इधर देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो r cos थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम एक काम करते हैं, a2 cos स्क्वायर फाई और प्लस a2 साइन स्क्वायर फाई को एक साथ ले आते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को हम साथ साथ ले आए प्लस 2a1 a2 cos फाई। इधर RHS से हमने क्या किया, RHS से r स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो r स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या बचा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इधर हमारे पास क्या रहा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आपने यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 2a1 a2 cos फाई और बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहा r स्क्वायर इंटू 1। इधर हमारे पास cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1। 1 का कोई आशा नहीं है, a2 स्क्वायर इंटू 1 कितना रहेगा, a2 स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, r स्क्वायर रहा। तो हम इसको इधर ले आए, r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालें तो दोनों पक्षों क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये रहा हमारे पास परिणामी तरंग का आयाम।
तो ये समीकरण निकल के आ गया परिणामी तरंग के आयाम का। अब देखते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए। इधर देखिएगा, जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास, मान लेता हूं कि हमारे पास जो आई है ना, वो तीव्रता, पहले इधर देखिएगा, जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने मान लिया तीव्रता हमारे पास आई है, आयाम का परिणामी कितना है, आर आया है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के आर स्क्वायर हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास, के आर स्क्वायर रहा। तो इधर देखिएगा, बट आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, जो आर स्क्वायर हमारे पास था ये था, देखिएगा आप, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो अगर हम यहां से के आर स्क्वायर निकालें तो के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई। के को आप अंदर भेज दीजिएगा, के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर 2k a1 a2 कॉस फाई। ये तो हमारे पास आई रहा, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा के a1 स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, के a2 स्क्वायर। अगर यहां से हम अंडर रूट I1 निकालें, अंडर रूट I1 मतलब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट के a1। अगर हम यहां से अंडर रूट I2 निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के a2। अब आप इस इक्वेशन को देखिएगा, के आर स्क्वायर के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट के a1 फिर अंडर रूट के a2 कॉस फाई। तो अब देखिएगा के आर स्क्वायर किसके बराबर है, आई के इक्वल है। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया परिणामी तीव्रता का, दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का समीकरण ये आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता है। चलो देखते हैं इसको। अब देखते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण में आपको बताया गया कि जिन स्थानों पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है वहां पे क्या होता है,
संपूसी व्यतिकरण होता है। जब परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा तो वहां पे तीव्रता अधिकतम होगी। अच्छा, तीव्रता अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, आप इक्वेशन देखिएगा। तीव्रता अधिकतम होने के लिए किस पर डिपेंड कर रही है, ये कलांतर पर डिपेंड कर रही है, कॉस फाई। और कॉस में अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, कॉस में अधिकतम वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो हमारे पास कॉस फाई बराबर कितना हो जाना चाहिए, प्लस का 1 हो जाना चाहिए। जब कॉस फाई प्लस 1 हो जाएगा तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 2 पाई का मान 1 होता है, कॉस 4 पाई का मान 1 होता है। तो सीधी सी बात, हमारे पास फाई का मान इस तरीके से होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, या हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू 2m पाई, जहां हमारे पास m इज इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट चलता रहेगा। तो आप इसमें देखिएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। कॉस फाई का मान कितना रखा जाएगा, प्लस का 1 रखा जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास, प्लस का 1 हो गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो क्या रहा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारे पास I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास संपूसी वितकर्ण के लिए कितना आ गया, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। लेकिन संपूसी वितकर्ण में क्या होता है कि परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम I मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको यूं लिख दिया, I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो संपोषी वितकर्ण के लिए हमारे पास परिणामी तीव्रता ये आ गई। ये तीव्रता आ गई। अगर इसको हम आयाम के पदों में बदलना चाहे तो हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, के ए स्क्वायर मतलब के आर स्क्वायर। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा के A1 स्क्वायर और I2 कितना हो जाएगा, के A2 स्क्वायर। के A2 स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1। अंडर रूट I1 का मतलब के A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट के A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें कंडीशन क्या रहेगी, I मैक्सिमम इज इक्वल टू रहेगी अंडर रूट के और A1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा A1 और प्लस क्या रहेगा अंडर रूट के, इसमें कितना रहेगा A2 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, अंडर रूट के कॉमन है। तो I मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर।
अब इसमें से अंडर रूट की अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हमारे पास ये हो जाएगा, अंडर रूट के का स्क्वायर करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा परिणामी तीव्रता का। आई मैक्सिमम बराबर अगर तीव्रता के पदों में देखते हैं तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर हम आयाम के पदों में देखते हैं तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं विनाशी व्यतकरण के लिए। विनाशी व्यतकरण विनाशी व्यतकरण के लिए। विनाशी व्यतकरण क्या होता है, जहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, और न्यूनतम के लिए सीधी सी बात है किस पे डिपेंड करेगी, कलांतर पर डिपेंड करती है। कलांतर हमारे पास यहाँ कॉस फाई आता है, तो कॉस में न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो हमारे पास कॉस फाई इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू रह जाएगा -1। अच्छा, कॉस फाई -1 है तो -1 कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है, कॉस पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2m - 1 पाई, जहां m इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिएगा आप आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई वैल्यू यहाँ कितनी लगेगी, -1 लग जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 होने का मतलब I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस I2, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 अंडर रूट I1 I2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट I1 I2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू। लेकिन विनाशी व्यतकरण में क्या होता है, विनाशी व्यतकरण में तीव्रता कैसी होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो हम इसको न्यूनतम का मतलब I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या रहा हमारे पास, I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये रहा जो समीकरण था, किसके रूप में था, परिणामी तीव्रता का तीव्रता के रूप में। अब देखते हैं आयाम के रूप में। आयाम के रूप में I बराबर क्या होता है, के आर स्क्वायर होता है, तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा के A1 स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा के A2 स्क्वायर। तो I मिनिमम कितना हो गया हमारे पास, I मिनिमम हमारे पास हो गया के A1 स्क्वायर अंडर रूट और माइनस का के A2 स्क्वायर और पूरे का क्या रहा, स्क्वायर रहा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, I मिनिमम अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में तो के रहेगा, लेकिन जो
A1 स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, K1 माइनस का K अंडर रूट में, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, A2 का स्क्वायर रहेगा। कॉमन क्या है इसमें, अंडर रूट K कॉमन है, तो I मिनिमम अंडर रूट K बाहर आ गया, और A1 माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर। अंडर रूट K का स्क्वायर हुआ कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, तो K बाहर आ गया आपके पास। तो हमारे पास कंडीशन क्या रही, I मिनिमम इज इक्वल टू K, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास आयाम के पदों में समीकरण। ठीक है, आई मिनिमम हो गया हमारे पास, आई मैक्सिमम हो गया। अगर आप यहां से आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम भी निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।